नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं गोयलजीत कंपनी के बारे में। बेसिकली ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी रही है। इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ में इसका देखेंगे रिजल्ट पार्ट आ चुका है। इस रिजल्ट में क्या क्या इस बोर्ड मीटिंग में क्या क्या डिसाइड किया गया है उस पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे स्टॉक की तरफ देखा जाए तो गोयलजीत फाइनेंशियल सर्विस एक तरह से देखा जाए कि इसमें एक बिग सुपर इन्वेस्टर के तौर पे झुनझुनवाला जी हैं। पहले तो वो खुद थे, बाद में उनकी वाइफ के नाम पे देखने को मिलती है रेखा झुनझुनवाला, जो कि अच्छी पोजीशन में 7-8% के आसपास पोजीशन बना के चलती है। जो कि एज ऑन डेटा यहाँ पे हम देख पा सकते हैं, जो कि जो डेटा यहाँ पे देखने को आती है पब्लिक के अंदर, रेखा झुनझुनवाला इज 7% के आसपास की पोजीशन इनके पास है। तो आज इसी चर्चा में हम चलने के प्रयास करते हैं। तो इनका स्टॉक परफॉर्मेंस क्या रहा है पिछले 6 महीनों में? करीब 26%। एक साल में देखा गया करीब 126%। मतलब सोचिए, 6 महीने में 26%, एक साल में 126%। अब पिछले 5 सालों में 235% के आसपास। और पिछला ट्रेंडिंग क्या बनती है पिछले एक महीने के ट्रेंडिंग में ये दर्शाया गया कि नियरली 2% थोड़ा सा जंप करती नजर आई। इसके रिजल्ट की तरफ ध्यान देने का प्रयास करें तो रिजल्ट कहती है इसके बारे में, जो नियरली सेल्स में कितना 65% की जंप है वाई ओ वाई के अकॉर्डिंग। इबिटा कहती है नियरली 134% का जंप है। नेट प्रॉफिट कहता है 112% जंप है। ईपीएस कहता है 111% का जंप है। इसी को एक समरी ये हम है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। डिटेल्ड में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या क्या कंपनी ने किया है। सबसे पहला अप्रूवल जो प्रपोजल था कंपनी को लेकर के, तो वो था बोर्ड मीटिंग में। सबसे पहले तो उन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट को लेकर के अपडेट दिया, उनको अप्रूव किया। दूसरी तरफ जो दूसरा अपडेट निकल के आया कंपनी को लेकर कि कंपनी की राइट इशू आने वाली है। और राइट इशू में कंपनी ने क्या कहा, जो प्रपोज ऑफ द फंड रेज बाय द कंपनी, कंपनी ने कहा कि हमें फंड रेज करना है। नियरली कितने का? 200 करोड़ का फंड रेज करने वाली कंपनी। 200 करोड़ की फंड सब्जेक्ट टू द, और किस चीज़ के लिए कैसे करेगी कंपनी? कहती है द वे ऑफ द इशू ऑफ द राइट इक्विटी शेयर ऑन द राइट इशू बेसिस ऑन द एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ऑन द रिकॉर्ड डेट, जो कि डिटरमाइन किया जाएगा, नोटिफाइड द सब्सिक्वेंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। ये दो अपडेट निकल के आया। उसके बाद बोर्ड मीटिंग में और कुछ अपडेट की तरफ ध्यान दिया गया, तो वो क्या कहती है उसके बारे में देखा गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन की बात करती नजर आई। फिर ग्रांट ऑफ एक और चीज निकल के आई यहाँ पे, वो कहती नजर आई जो कंपनी में स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत भी जो कि 2024 का स्कीम है उस पर चर्चा किया जाएगा। और क्या है कि द नॉमिनेशन एंड द रिमुनेशंस कमिटी जो है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इट्स द कमिटी अप्रूवल द ग्रांट्स द 1.5 लाख स्टॉक ऑप्शंस टू द एलिजिबल एम्प्लॉय of the company under the ZFS employee स्टॉक ग्रीन करके आती है, जो कि स्कीम 2024 में करीब 1.5 लाख। और उसकी एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द 105 रुपये की पर ऑप्शन ऑप्टेड करने का प्राइस रखा गया है एम्प्लॉय के लिए। और उसमें फिलहाल मार्केट की प्राइस 105 पे चलती नजर आती है। इसमें क्या हो गया, तो नियर अबाउट द सेम प्राइस पे इन्होंने किसको ले दिया है? इन्होंने कहा कि द इसका साइज प्राइस ऑफ द 105 148 पे होगा। और इसके लिए फिर जो बोर्ड मीटिंग हुई थी वो कंक्लूजन ये हो गया 4-5 चीज़ को लेकर के। इसके बाद ढेर सारे इनके पास लेटेस्ट अपडेट आया। उन्होंने कहा कि ये जो स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी, इनकी एक कंपनी नहीं, अलग ढेर 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 सारी कंपनी है। यहाँ पे कहते हैं कि गोयलजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है, टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है सब्सिडरीज, क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड है, टेक्नोस प्राइवेट लिमिटेड निकल के आती है, बिजनेस ग्रुप्स गोलजीत सिक्योरिटीज एलएलसी है सब्सिडरी। ढेर सारा सब्सिडरी की लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। बलजील्स गोयलजीत फाइनेंशियल सर्विस एलएलसी जॉइंट वेंचर में है। तो इस तरह की सारे कंपनी का कंसोलिडेट डेटा यदि देखा जाए तो वो कहती है, इसका ऑडिटर्स है बी एस आर एंड एसोसिएट्स एलएलपी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट्स है कंटेनर गोल्जेस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की जो अपडेट डेटा निकल के आती है। कैसे स्टेटमेंट इंक्लूडिंग इंटरिम financial result of the four subsidiaries which have not been the reviewed with interim financial result reflect total revenue between the consolidated adjustments। और उन्होंने कहा कि 154 लाख टोटल इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द टैक्स आफ्टर टैक्स। और ये कुछ डेटा उन्होंने ऑडिटर ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये एक डेटा निकाल के लेके आई।
और ये सारा डेटा यहाँ पे कहती है 154 करोड़ के आसपास का। और नियर द कहती है जो इन कंपेंसेशन इनकम है उनको 127 करोड़ के आसपास निकल के आती है। ओवरऑल क्या कहना चाहता है इसमें थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, वो है अनरीडेबल लगती है, तो मैं उसको क्या करता हूँ थोड़ा सा इस पे चलने का प्रयास करता हूँ, वहीं पे डेटा देखता हूँ आखिर क्या कहना चाहता है ये कोई चीज़ की। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम इसको लेने का प्रयास करेंगे, आखिर स्टॉक की जो 105 की प्राइस है, ये प्राइस क्या कहती है, प्राइस महंगा है सस्ता है। आज के टाइम में यदि कोई इन्वेस्टेड करना चाहता है, क्या कर रखा है, तो क्या इनको प्राइस महंगा लग रहा है सस्ता लग रहा है? क्योंकि मार्केट यदि इनकी पोटेंशियल बढ़ती है अर्थात बिजनेस बढ़ रही है तो ठीक है, बिजनेस बढ़ रही है तो फिर आखिर मार्केट में ये जो प्राइस है वो तीन एस्पेक्ट से बनता है। फंडामेंटल, जो कि अभी जो बिजनेस हम देख रहे थे, बिजनेस मॉडल में क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। दूसरा जो टेक्निकल चार्ट क्या कहते हैं। और तीसरा कहता है जो कि सेंटिमेंटल है। जैसे कि मैं मार्केट के अंदर ये न्यूज आती तो सेंटिमेंटल बन जाती है इस चीज़ को, और इसी के ऊपर मार्केट छन चल पल पल पे चेंज होती नजर आती है। तो चलिए इसके बारे में देखा तो 105 को पहले 105 रुपये का बोलते हैं। बुक वैल्यू कहता है 34 रुपये के आसपास। इंटरेस्टिंग वैल्यू है 126 के आसपास। अब पहली नजर जाती है जो स्टॉक का पी क्या कहता है, क्योंकि पी से बेसिस पे ये लगता है जो अच्छा प्रॉफिट के बेसिस पे स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं होगा, यही एक डेटा निकल के आती है। तो कहती है नियर अबाउट जिस कंपनी का पी है वो कहती है 15 के। इंडस्ट्रियल के पी कहता है सेक्टर में 18 का। यदि 18 के हिसाब से देखा जाए तो ये कितना परसेंट जंप करनी चाहिए इसको, नियरली 20% तो और जंप कर सकती है यहाँ से। नियरली 20% यहाँ से जंप करती है तो 120-25 तक जाना है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं जाएगा क्योंकि इस पर बहुत बर्डन बनेगा, क्योंकि जो नया राइट इशू लेके आएंगे तो इससे फिर इसका मार्केट सेटअप करती नजर आ सकती है आगे चल करके। फिलहाल इसकी प्राइस इसके बाद क्या निकल के आती है, और इसके बाद निकल के आती है दूसरा इंडिकेटर जिसको कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। और ये जो स्टॉक पी है वो डिपेंडेंसी कहाँ से है, इसकी डिपेंडेंसी बनती है अर्निंग पर शेयर से। अर्निंग पर शेयर का मतलब ये हुआ जो प्रॉफिट बेसिस में नंबर ऑफ शेयर जितना भी है उसके हिसाब से पर शेयर कितना इनकम जनरेट करती है ये कंपनी। तो वो कहती है 7 रुपये का जनरेट करती है पर शेयर, और पर शेयर यदि 7 रुपये जनरेट करती है इनकम तो इसके बेसिस पे 105 रुपये की प्राइस होगी मार्केट को लेकर के। डेट इक्विटी रेशियो कहते हैं 0.48 के आसपास, और करंट रेशियो कहता है 1.91। इसके बाद प्रमोट आरओसी कहती है 18.8, आरओसी कहती है 18.6। फेस वैल्यू है 1 रुपये का। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक ठाक नजर आता है, 1.42 के आसपास की नजर आती है। अभी तक मैं टॉप गया था 116, लो गया था 45 रुपये तक। सोचिए 45 से लेकर के डबल से ज़्यादा मार्केट जंप कर गई। और प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला करीब करीब 55% के आसपास। अच्छी बात है, प्रमोटर ने कोई होल्ड नहीं प्लेस नहीं किया है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो करीब 3 गुना फिलहाल कामकाज करता है। और यहाँ पे यदि पीई के हिसाब से कोई आकलन करता दिखता है, इसके हिसाब से कितना 20% तो और जंप करनी चाहिए। लेकिन वेट एंड वॉच फॉर दिस, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ किसी स्टॉक को खरीदने बेचने को लेकर के। अब यहाँ पे ये देखने को मिलता है जो इक्विटी शेयर 23 करोड़ के आसपास है, जो इसको करेंगे 105 से मल्टीप्लाई तो 2500 करोड़ के आसपास का क्या आता है मार्केट कैप निकल के आ जाती है। इसके बाद चलते हैं कंपनी के बारे में। कहती है फाइनेंशियल सर्विस करती है, ऑनलाइन ब्रोकिंग का काम है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करती है। मतलब ऑल ओवर जो सारे काम था ना स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड, वो वही कामकाज करती नजर आती है। मॉनली जो बिजनेस मॉडल है ना इसका उसी पे चलती नजर आती है। अब आते हैं इसके पीयर्स में एक नजर कंपेयर करते हैं। पीयर्स क्या कहने वाले हैं, पीयर्स में कम कहने वाली है कंपनी का जो नियरली कितना होता है 17 का एवरेज है। उसमें मोतीलाल ओसवाल इनके टक्कर में है, फिर ऐसे सिक्योरिटी देखने को मिलता है, एंजल ब्रोकिंग है, इनका क्या है वो एलजीत का 14 के आसपास है, जो कि किसके आसपास कंपेयर काम करता है आईसीआईसी सिक्योरिटी के आसपास काम करती नजर आती है। इसमें ढेर सारी कंपनियां जो कि सेम सेक्टर की कंपनियां अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर के चलते हैं। जैसे स्टॉक किसी का प्राइस ज़्यादा जंप करके किसी का कम जंप किया, इसमें सबसे ज़्यादा जो जंप किया किसी का स्टॉक प्राइस वो निकल के आता है प्रूडेंट्स कॉरपोरेशन का, जिसका सबसे ज़्यादा 59%, 59 जो इनका जो प्राइस था क्या ईपीएस के हिसाब से उससे ज़्यादा जंप करती नजर आई। चलिए क्वार्टरली डेटा को देखिए एक नज़र। क्वार्टरली डेटा क्या कहती है, लगातार बिल्डअप होती नजर आती है जो नहीं आती है।
इस क्वार्टर में आकर के पिट गई, इस क्वार्टर में आके कह सकता हूँ पिट गई। अब इसको दो तरह से आंकलन किया जाता है। यदि हमने वहां पे डेटा अच्छा वाई वाई हिसाब से ये जंप करती है, तो क्यू ऑफ क्यू के हिसाब से क्यों नहीं चेक किया? तो क्यू ऑफ क्यू में दो तरह से कंपेयर किया जाता है, एक तो पिछले साल से किया जाता है और एक अपने पिछले पीरियड से किया जाता है। दोनों को कंपेयर करके देखिए, यदि दोनों कंपेयर करेंगे तो एक जगह तो अच्छा नजर आता है, जो अच्छा नजर आता है वो लगता है अच्छा ये स्टॉक ने तो बड़ा पुल बैक कर लिया, या स्टॉक ने बड़ा गिरावट देख लिया। इसको उसी साल से मतलब साल तो बीत गया, करंट एरिया में देखिए आखिर क्या करने वाला है कंपनी, उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस होना चाहिए नॉर्मली, इससे ही बेहतर होना चाहिए, इससे ही बेहतर होना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों क्वार्टरली से कंपेयर करके देखना चाहिए और दोनों से बेहतर होना चाहिए। 46 करोड़ के आसपास का टोटल प्रॉफिट निकल के आती है इस क्वार्टर में, जहां पे 46 करोड़ से पहले कभी बनाया था कंपनी? यस, बनाया था 52 करोड़ का, बनाया था 52 करोड़ का। अर्थात ये सेकेंड ऑफ द क्वार्टर कर सकते हैं ना, इसको फर्स्ट तो नहीं कर सकते। चलिए अगला पड़ाव क्या है, अगले पड़ाव में देखते हैं। तो ईयरली बेसिस पे टीटीएम में मतलब 12 महीने के जो लास्ट 4 क्वार्टर को ले लें, तो इसके हिसाब से कहती है अच्छा ये तो जंप कर गई। कैसे, कैसे जंप किया? तो इन 4 क्वार्टर मिला करके 685 करोड़ होता है। और इसके इस साल में जो कि फाइनेंशियल ईयर था, उसमें क्या हुआ? उसमें हुआ जो 623 करोड़ था इसमें। तो यहाँ से तो जंप की थी नजर आती है। और इसको जून से ही देखा जाए, इसमें जून से हम कैसे कंपेयर करें, जून तो यहाँ पे डेटा है नहीं, तो ईयरली डेटा है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट किसके बारे में क्या कहती है? 12 महीने का प्रॉफिट 173 करोड़ हिसाब से क्या लगती है? लगातार ये इनको फर्स्ट ऑफ द ईयर कह सकते हैं। अब आते हैं एक नज़र कहाँ पे? इसके हिस्टोरिकल डेटा की तरफ। हिस्टोरिकल डेटा इसके बारे में कहती है जो नियर अबाउट द जो ग्रोथ लेवल था प्रॉफिट सेल्स का, वो 10% से ज़्यादा रहा, 15% तक पहुंचा। प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार बढ़ती नजर आई। स्टॉक प्राइस सीजीआर में एक साल में तो अच्छा खासा पुल बैक आया, इससे पहले क्या था? बेकार था। इसके डेटा के बेसिस पे मैं उसके डेटा बेसिस पे जाऊंगा दोबारा। रिटर्न इक्विटी की बात करते हैं 10% से ज़्यादा 18% की एवरेज देखने को मिलती है। एक नज़र डालेंगे, यदि ये फाइनेंशियल और ब्रोकिंग वाला कंपनियां हैं तो इनके पास डेटर तो नहीं होना चाहिए ना। और बोरोइंग्स का क्या हाल है? तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कंपनी में बोरोइंग्स क्या हो रहा है? कंपनी ने लंबी चौड़ी बोरोइंग्स लिया, इस बोरोइंग को क्या किया? इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट किया, अदर एसेट्स में पड़ा हुआ है। क्या इनका डेटर ही पड़ा हुआ है? कुछ ऐसा कुछ सर्विसेज देते हैं यहाँ पे डेटर का पार्ट्स? तो कहती है हमारे पास ट्रेड डेटर तो है, डेटर है 114 करोड़ का, और 114 करोड़ का है, अर्थात हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट जो इस साल का क्या था, ये बेसिकली ईयर टू ईयर का उस पीरियड का बैलेंस शीट में नहीं आता, इसलिए इसको कंपेयर मुझे लगता है ठीक कर नहीं लगता इसको कंपेयर करने के लिए इसके डेटर्स पार्ट को लेकर के, क्योंकि मार्च 24 तक का डेटा इसको कंपेयर नहीं किया सकता, छोड़िए इसको फिर क्या करना। अब आते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसने अभी तक मार्च तक ही अपडेटेड क्या रखा है? 55% 45% की होल्डिंग दिखाती है। 55% 45% की होल्डिंग क्या दर्शाती है? तो सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे कहती है कि प्रमोटर्स में कुछ बड़े नाम बीएनपी परिवस हैं, 24% की सबसे ज़्यादा होल्डिंग इनकी नजर आती है, सबसे ज़्यादा इनके पास ही होल्डिंग नज़र आती है। दूसरा सेजी जॉर्ज करके आती है, इनके पास होल्डिंग है। फिर केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनके पास होल्डिंग निकल के आती है। ये तो प्रमोटर्स हैं। फिर इनके पास देखा जाए तो इनके पास और कुछ चीज़ें, इनके पास कुछ और यहाँ पे प्रमोटर के अलावा एफ आई देखें तो एफ आई 2% के आसपास, कोई डी आई नहीं है। डी आई के बाद जो बचा वो पब्लिक में झुनझुनवाला, देखा झुनझुनवाला, और एक निकल के आते हैं फुनसुस जॉर्ज, चंदर भाटिया और राजेश सेठ, एक एक पास होल्डिंग है। और अल्टीमेटली ये जो होल्डिंग है ये इनमें वो क्या कहती है, रिटेल क्या कहती है? इसमें रिटेल का तादाद क्या है? रिटेल की तादाद में देखा जाए तो उनकी 2 लाख से कम और 2 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है। वो उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, 18 नियरली 33% के आसपास की होल्डिंग किसकी है? 33% की आसपास होल्डिंग रिटेल में है, जिसमें एक कुछ बड़े बिग बुल हैं, बाकी छोटे गौड़े इन्वेस्टर के तौर पे। खास के छोटे इन्वेस्टर के तौर पे देखा जिनका 2 लाख से कम के इन्वेस्टर है, वो कितना है? 18% से ज़्यादा। चलिए हमने इसको समझने का प्रयास किया, जहाँ पे चार्ट में लगातार एक सपोर्टिंग बनती नजर आती है हमेशा। और फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो स्टार्ट में क्या कहती है?
जहाँ पे इस प्राइस के आसपास काफ़ी बार मोमेंटल किया है, इस प्राइस पे कई बार टिका है। एक नीचे का सपोर्ट लेवल हो सकता है, लेकिन सपोर्ट के बाद देखा जाए स्टॉक की प्राइस को लेकर के तो यहाँ एक उससे ऊपरी जो सपोर्ट है वो ये निकल के आती है। और फिलहाल इसको देखा जाए तो रेजिस्टेंस का तो बात करना नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस का पूरा पूरा आसमान खुला रहता है। और यहाँ पे देखें तो ये यहाँ तक गया था आसमान इसका, और इसी बेस में फिलहाल ये ट्रेड करती नज़र आती है। तो मार्केट यहाँ से इसकी सेंटीमेंटल स्विंग वाली बनती नज़र आती है। यदि इसका सारा का सारा क्या है, ईयरली बेसिस पे अच्छी परफॉर्मेंस करती नज़र आती है। तो यहाँ पे इस सेंटीमेंटल की वजह से मार्केट और जंप करती है, जहाँ पे कहती है सेल्स 65% जंप करती नज़र आती है, EBITDA करीब 134%, नेट प्रॉफिट भी इतना, और ये सारे के सारे इतना जंप करती नज़र आ सकती है। और मार्केट फिर इसके ऊपर प्रोएक्टिव हो सकती है लेकर के। तो हमने लेटेस्ट अपडेट को देखा, समझने का प्रयास किया, एज ऑन टाइम फ्रेम में देखा कि स्टॉक की लगातार जो बुलिश थी वो लगातार बढ़ती नजर आती है, चाहे वो 5 साल के डेटा हो, 6 महीने के डेटा हो, या फिर महीने दिन का ही डेटा क्यों ना हो। थोड़ा सा इसमें महीने दिन के डेटा में थोड़ा सा गिरावट आई थी, लेकिन गिरावट के बाद दोबारा चलना चालू करती नजर आती है स्टॉक को लेकर के। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।